मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ 2027 से पहले बीजेपी अब हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। बड़ी खबर 11 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है। 15 अगस्त जो कि आपको बता दें कि 15 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आगाज रहेगा, जहां पर 5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का सम्मान भी इस दौरान किया जाएगा। बूथ स्तर तक जनसंपर्क बढ़ाने की तैयारी शुरू हो रही है। हालांकि इस तरह की तस्वीरें हर साल देखने को मिल पाती है, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से 11 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है, जो कि 15 अगस्त इसका समापन हो जाएगा। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके आप भी हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो और अपनी सहभागिता निभाएं। इस दौरान कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे, जहां लोगों को जागरूक करेंगे और तिरंगा यहां पर भेंट किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को लगातार ये अपील की जा रही है कि वो भी अपनी देशभक्ति दिखाएं, वो भी राष्ट्र हित में जो ये कदम उठाया जा रहा है उसमें अपनी सहभागिता दिखाएं, ताकि अपने घरों की छत पर या ऑफिस की छत पर किसी तरह से एक तिरंगा यहां पर लगाया जाए। और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है, क्योंकि एक अलग नजारा अभिभूत तरीके से नजर आता है और उसी की तैयारी यहां पर शुरू हो रही है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और इसमें अपने वोट बैंक को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसीलिए इसको 27 के विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है, ताकि बीजेपी की तरफ से इस अभियान को चलाया जाए। संगठन के तमाम दिग्गज भी इस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे इस अभियान के माध्यम से, और कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक भी करेंगे हर घर तिरंगा अभियान के प्रति। और ये बताया जाएगा कि 11 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है। अपने घरों की छतों पर या ऑफिस की छतों पर और आप एक तिरंगा जरूर यहां पर लगाएं, ताकि इस पूरे योगदान जो पूरा अभियान चलाया जा रहा है इसमें अपनी सहभागिता दिखाएं। 5 करोड़ घरों तक ये लक्ष्य पहुंचाना फिलहाल बीजेपी का है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान में जो लोग यहां पर अपनी भूमिका दिखाएंगे वो सेल्फी लेकर एक वेबसाइट के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। उनको भी सम्मानित करने का काम यहां पर सरकार की तरफ से किया जाना है। तो ये बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। 5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य है और हर घर तिरंगा अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का सम्मान किया जाएगा, क्योंकि पूरे देश भर में फिलहाल इस तरह की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो 2027 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान बीजेपी के वोट बैंक को मजबूत कर सके, महज इसी आशा इसी मंशा के तहत लगातार बीजेपी की तरफ से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी भी बाकायदा एक सूची यहाँ पर बनाई जा रही है, ताकि उनके परिवारों को सम्मानित किया जा सके। उनके परिवारों को बुलाया जाएगा और जब राज्य सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा तो एक अलग भूमिका, अलग दृश्य यहाँ पर सामने आएगा। जहाँ 11 से 15 अगस्त तक पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आगाज हो रहा है। 11 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी, 15 अगस्त को इसका समापन हो जाएगा। 5 करोड़ घरों तक तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली जाएगी। ये लक्ष्य रखा गया है कि तकरीबन कम से कम 5 करोड़ लोगों तक तो इस अभियान को पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि बूथ स्तर तक जनसंपर्क अभियान चलाने की योजना है। कार्यकर्ताओं को पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। कार्यकर्ताओं को पहले ही ये बता दिया गया था कि किस तरह से वो घर घर जाएंगे, डोर टू डोर अभियान चलाएंगे और इस दौरान लोगों को भी यहां पर प्रेरित किया जाएगा इस अभियान से जुड़ने के लिए। और लगातार वो तस्वीरें अब से कुछ ही समय बाद वो देखने को मिल पाएंगी, क्योंकि आपको बता दें कि अगस्त के महीने की शुरुआत हो चुकी है। बूथ स्तर तक जनसंपर्क बढ़ाने की तैयारी यहां पर है। 2027 से पहले बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी और इस अभियान के माध्यम से लोगों को भी देशभक्ति के इस अभियान में जुड़ने का संकल्प लेने की बात कही जाएगी। लोगों को अभी से जागरूक किया जा रहा है कि हर घर तिरंगा अभियान में अपनी सहभागिता दिखाएं। इसके साथ ही अपने घर या ऑफिस की छतों पर एक तिरंगा जरूर लगाएं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत देखने को मिल पाएगी। फिलहाल ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही अभियान यहां पर शुरू नहीं होगा, पूरे देश भर में इसका आगाज होगा। जहां 2027 में विधानसभा चुनाव है और उस लिहाज में ये हर घर तिरंगा अभियान बेहद जरूरी बताया जा रहा है। 5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का फिलहाल जो लक्ष्य है वो सरकार की तरफ से रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। महज कार्यकर्ताओं के मनोबल को बूस्ट किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण संगठनात्मक और चुनावी रणनीति, बूथ स्तर पर जनसंपर्क का ढांचा माना जा रहा है। अब राजनीतिक विश्लेषक और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनका पूरे मामले पर यह कहना है कि इस अभियान के जरिए सरकार और संगठन का लक्ष्य है करोड़ों घरों तक सीधे तिरंगा पहुंचाकर देशभक्ति की भावना के साथ साथ जमीनी स्तर पर अपने वोट बैंक को मजबूत करना है, अपने वोटर से सीधा संपर्क साधना है। और 11 अगस्त से इसकी शुरुआत हो जाएगी। रमन मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रमन, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अभी क्या तैयारी की जा रही है, क्योंकि 11 अगस्त से आगाज होगा और 15 अगस्त तक चलेगा?
पार्टी 11 से 15 अगस्त तक अभियान चलाएगी और अभियान को लेकर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल जी के साथ में जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और तमाम जनपदों के प्रभारी हैं, उनके साथ में बैठक होगी। और इसके बाद में 4 और 5 अगस्त को भी बैठक होगी एक कार्यशाला के रूप में कि कैसे किस तरीके से जो ये अभियान है इसको सफल बनाया जाएगा और कैसे घर घर तिरंगा पहुंचाया जाएगा, कैसे उसका एक रोड मैप बनाया जाएगा कि किन किन शहीदों के परिवारों में जाना है, कैसे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके परिवारों को जाकर सम्मान करना है। पूरा आज उसका खाका तैयार होगा और आपको बता दें कुछ ही देर में बैठक अभी शुरू होगी और बैठक में इसको सफल बनाना उस पर चर्चा होगी। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि अपने वोटर 27 का चुनाव है, 2027 के चुनाव के लिहाज से हर घर तिरंगा अभियान का जो आगाज होगा उसमें कहीं ना कहीं कोशिश ये रहेगी डोर टू डोर अभियान चलाया जाए कार्यकर्ताओं के साथ और इसके साथ ही जो वोटर्स हैं उनसे सीधा संपर्क साधा जा सके। तो क्या ये मानना सही है कि 27 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी हर घर तिरंगा अभियान से की जा रही है बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी है और राजनीतिक दल है तो इससे जो भी काम है वो चुनाव के लिहाज से ही होता है। 2027 का चुनाव नजदीक है, इसलिए तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों से जुड़ने की तैयारी है, हर घर तक पहुंचने की तैयारी है और ये साबित करने की तैयारी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये देश को मानने वाली, राष्ट्र को मानने वाली, सम्मान तिरंगे का सम्मान करने वाली पार्टी है और इसी के जरिए जो उनके कार्यकर्ता है उनको भी बूस्ट करने की तैयारी है। रमन, इस अभियान में और क्या कुछ खासियत है, क्योंकि अभी खबरें ये भी सामने आ रही है कि लोगों को इस अभियान से जुड़ने के लिए सेल्फी एक वेबसाइट पर भी अपलोड करनी है, उसके बाद का सिलसिला क्या देखने को मिल पाएगा इस अभियान के माध्यम से? तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी जनपदों में, कस्बों में, राजधानी लखनऊ में। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दे दिए हैं कि जितने विभाग हैं सब तिरंगा फहराएंगे। सिनेमा घरों में भी 14 और 15 राष्ट्रगान बजेगा और साथ में ऐसी कुछ फिल्में चलेंगी जो देशभक्ति से जुड़ी हों और तमाम तरीके के निर्देश सरकार ने भी दिए हैं। ऐसे में संगठन और सरकार दोनों मिलकर इस अभियान को एक बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे लोगों में मैसेज जाए कि तिरंगे को लेकर जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार करती है और अन्य सरकारें सिर्फ औपचारिकता करती हैं, लेकिन हकीकत में जो सम्मान है वो भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है रमन, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी और खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे। और ऐसे में देखिए 2027 से पहले बीजेपी अब हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आज से की जा रही है, यानी कि आज कार्यकर्ताओं के मनोबल को बूस्ट किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के लिए एक एडवाइजरी जारी होगी, किस तरह से वो लोगों के पास पहुंचे, किस तरह से लोगों को जागरूक करे और इसके साथ ही कैसे वो लोगों को प्रेरित करे ताकि वो इस अभियान से जुड़ सके। और इसको सीधा 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है और उसके पीछे की जो कयासबाजी है वो फिलहाल ये कि अपने वोटर से सीधा संपर्क यहां पर बीजेपी और सहयोगी दल करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अभियान के दौरान तिरंगा सेल्फी और हर घर तक झंडा पहुंचाने के बहाने पार्टी और सरकार के पास सीधे तौर पर परिवार और बूथों का डिजिटल डेटाबेस मजबूत होता है जो भविष्य के चुनावों में रणनीतिक बढ़त देता है। और उसी के माध्यम से कहा जा रहा है कि इस बार का ये जो तिरंगा अभियान है ये बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में है, जहां आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत अब 11 से 15 अगस्त तक जो जोर शोर से चलाया जाएगा, देश भर के करोड़ों घरों तक तिरंगा फहराने का व्यापक अभियान है और ऐसे में करोड़ों लोगों तक ये अभियान पहुंचे, करोड़ों लोगों की सहभागिता नजर आए। महज इसी मंशा के तहत लगातार इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। अयोध्या से बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसआईटी की जांच अब और भी तेज हो गई है। नई एसआईटी ने शुरू की है मामले की जांच, जहां करीब 200 लोगों को एसआईटी का नोटिस जारी हुआ है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एक नई एसआईटी का गठन हुआ था। नई एसआईटी में तमाम दिग्गजों की भूमिका थी जो अब इस पूरे मामले पर लगातार जांच कर रही है, जांच की तारीख को आगे बढ़ा रही है। करीब 200 लोगों को एसआईटी का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही अयोध्या में जो ये पूरा मामला सामने आया था इसकी धीरे धीरे परतें खुलने वाली है, उम्मीद ये जताई जा रही है, क्योंकि नई एसआईटी जो गठन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुआ था उसको लेकर आपको बता दें कि करीब 200 लोगों को एसआईटी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। अब तक जो रिपोर्ट्स यहां पर भेजी गई थी उसको आधार बनाते हुए एसआईटी की कार्रवाई लगातार जारी है।
और ऐसे में उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनसे भी किसी तरह से पूछताछ हो सकती है। जब पुरानी एसआईटी इस पूरे मामले पर कानूनी तौर पर प्रक्रिया और यहां पर कार्रवाई कर रही थी तो अनिल मिश्रा का नाम भी एसआईटी की रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। लेकिन अब नई एसआईटी लगातार पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है, तो नई एसआईटी इस पूरे मामले की जो जांच को शुरू किया गया है उसमें करीब 200 लोगों को एसआईटी का नोटिस जारी कर दिया गया है, जिनसे पहले पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के माध्यम से पता लगाने की कोशिश कि आखिर चढ़ावा और चंदा चोरी जो यहाँ पर हुआ है किस तरह से वो यहाँ पर, आपको बता दें कि लेन देन का मामला रहा, कैसे वो बहुत बड़ा घपला हुआ जिसको लेकर राम भक्तों की आस्था पर कुठाराघात किया गया। और नई एसआईटी ने अब पूरे मामले की शुरू कर दी है जांच। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नई एसआईटी का गठन हुआ था अयोध्या में राम मंदिर चोरी चढ़ावे मामले को लेकर, और नई एसआईटी ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। 200 से ज्यादा लोगों को एसआईटी ने फिलहाल नोटिस जारी कर दिया है। अब लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खुलासा जल्द ही होता हुआ नजर आएगा। जहां नई एसआईटी का गठन जब किया गया था, कई दिग्गजों के नाम सामने आ रहे थे, अब नए सिरे से अपनी जांच को तेज किया जा रहा है। नई एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए और कार्रवाई को तेज बनाते हुए मुख्य आरोपियों के करीबी और संदिग्ध सहित 200 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस चस्पा कर दिया है। आपको बता दें कि जो पहले की एसआईटी में मुख्य रूप से आईएएस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुआ करते थे, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष और पारदर्शिता और पेशेवर जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यानी कि आईपीएस को शामिल करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद नई एसआईटी का गठन हुआ था। रमन मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और रमन, चूंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नई एसआईटी का गठन हुआ था जिसमें तमाम दिग्गजों की भूमिका थी और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि नई एसआईटी की टीम ने तकरीबन 200 लोगों को एसआईटी का नोटिस भेजा है। इसमें क्या कोई बड़ा नाम भी है? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से पहले एसआईटी गठित की गई और एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद में अंतिम रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में सौंपी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई जांच की मांग की उसे रोकते हुए दोबारा एसआईटी गठित करने को सरकार को निर्देश दिया। और अब जो एसआईटी थी जो जिसमें आईपीएस या आईपीएस में कोई भी आईएएस नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, इसमें आईजी किरण एस, डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी गौरव ग्रोवर इस एसआईटी के सदस्य हैं और यही लोग जांच कर रहे हैं। लगभग 200 लोगों को नोटिस दिया गया है। इसमें कर्मचारियों से लेकर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं और तमाम उनसे जुड़े परिवार के लोग हैं, उनके करीबी हैं, लोगों को नोटिस दिया गया है और लगभग लोगों से पूछताछ की जाएगी। जहां भी पिछली, हालांकि पहली एसआईटी रिपोर्ट को आधार बनाया जा सकता है और जहां भी संदेह लगेगा नई एसआईटी को, उनसे पूछताछ की जाएगी। और क्योंकि नई एसआईटी बनी है, ऐसे में निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है लगभग कि चंपत राय से, अनिल मिश्रा से लोगों से दोबारा पूछताछ हो सकती है। हालांकि रमन देखिए, जो पिछली बार एसआईटी की जो पुरानी एसआईटी है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तो उस एसआईटी की रिपोर्ट में और अनिल मिश्रा का नाम भी सामने आया था। तो क्या उसी एसआईटी, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि उस रिपोर्ट्स को आधार बनाते हुए अनिल मिश्रा चंपत राय से पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन चंपत राय का नाम मेंशन नहीं हुआ था, तो क्या सख्ती से यहाँ पर जब पूछताछ की जाएगी तो माना जाए कि बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है? देखिए, सख्ती भी हो सकती है, सवाल भी अलग हो सकते हैं। और क्योंकि ऐसे में आपको बता दें, क्योंकि अब एक नई तरीके से एसआईटी बनी है तो सवाल भी अलग होंगे। उनके पास पावर भी बड़ी है और उनके पास पता करने के लिए बहुत सारी चीजें अभी बची हुई हैं जो कि अभी एसआईटी पता कर रही है और पूछताछ लगातार नोटिस के साथ साथ पूछताछ चल भी रही है। और अगर चंपत राय या फिर अनिल मिश्रा जो भी उनकी पूछताछ के बाद में जो भी अपडेट हुआ है, जो भी तथ्य सबूत मिले हैं, उसके बारे में भी चंपत राय से जिक्र कर सकती है और ये जान लगभग प्रयास करेगी कि आखिर कौन चोरी करवा रहा था। यही एसआईटी का जो अंतिम मूल है कि ये पता करना है कि चोरी क्या जो जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा हो वही लोग कर रहे थे या फिर कोई चोरी करवा रहा था। बिल्कुल, और शायद एकमात्र यही वजह कि कुछ लोगों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। साथ ही रमन, आपसे ये जानेंगे, इस वक्त 8 आरोपी ऐसे हैं जो कि न्यायिक हिरासत में हैं, जेल के सलाखों के पीछे लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। तो क्या उन 8 आरोपियों के पास भी ये नई एसआईटी जाएगी जहां पर पूछताछ का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा और उनकी संपत्ति और इसके साथ ही किस तरह से पिछले कुछ समय से जो 1 रुपया तक नहीं था जिनके पास, वो धीरे धीरे अमीरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, इस पर भी नए पहलू के साथ जांच होगी?
बिल्कुल, वो तो आधार है क्योंकि उन्हीं के खिलाफ मुकदमा है, उन्हीं के खिलाफ सबूत है, तो निश्चित तौर पे एसआईटी उनसे दोबारा पूछताछ करेगी और ये जानने का प्रयास करेगी कि आखिर वो किसके इशारे पर चोरी करते थे, चोरी का माल कहाँ रखते थे और किन किन लोगों को उन्होंने चोरी में इन्वॉल्व किया। इन सारे सवालों के जवाब उन लोगों से पूछेंगे। ठीक है रमन, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों युवाओं से लगातार संवाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई से 31 जुलाई के बीच देश की युवा पीढ़ी यानी कि जेनसी से संवाद करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुल 5 वीडियो अब तक पोस्ट कर दिए हैं। इन वीडियो संदेशों में नीट परीक्षा पेपर लीक पर, सरकार के कड़े फैसलों और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों और युवाओं को माफ करने की बड़ी बात शामिल की है। तो ये देखिए, आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से पहला वीडियो जो सामने आया था वो 23 जुलाई को सामने आया था, क्योंकि 20 जुलाई को हिंसा का यहाँ पर पूरी तरह से प्रदर्शन हो चुका था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स कहते हुए जेनजी से बात की थी और इसके साथ ही पीएम मोदी ने बकायदे मेंशन किया था कि जो प्रदर्शन हुआ निश्चित तौर पर आप लोग अपनी बातें रखिए, लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा वो सही नहीं है। फिर उसके बाद पीएम मोदी का दूसरा वीडियो सामने आता है 24 जुलाई को, जहां वापस से जेनजी से बात की गई थी और एक नया तरीका, नया यहाँ पर जो इनोवेशन था वो पीएम मोदी की तरफ से किया गया था हेलो फ्रेंड्स कहकर, जो कि पूरे देश भर में सराहना हो रही थी। 300 मिलियन के क्रॉस ये वीडियोस पहुंच चुके थे। सबसे ज्यादा यहां पर लोकप्रियता जेनसी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बन चुकी थी। फिर 26 जुलाई को तीसरा संदेश सामने आया, जहां चौथा जो वीडियो संदेश है वो पीएम मोदी की तरफ से 30 जुलाई को रखा गया। अब 31 जुलाई यानी कि कल देर शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस से जेनसी जनरेशन से बात की तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर कुछ बच्चों की तरफ से गाली दी गई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया जो कि सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है, जो कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा नहीं है। और पीएम मोदी ने कहा कि देश भर में लगातार पहले उन्होंने गाली दी और अब कुछ वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं जहां पर वो माफी की बात कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय पर हम कभी भी इस तरह से गाली गलौच नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनके पेरेंट्स भी शर्मिंदा हैं, उनके अभिभावक यहां पर शर्मिंदा है और मुंह छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उन सभी बच्चों को माफ करता हूं। अब बात करते हैं मौसम को लेकर, जहां देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। 19 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, 19 राज्य ऐसे हैं भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी हुआ है। तो ये बड़ी खबर, जहां देश भर में फिलहाल मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और आने वाले समय पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहना कि फिलहाल देश भर के 22 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय पर उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले ऐसे जहां पर बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही प्रशासनिक अमला फिलहाल धरातल पर मुस्तैदी के साथ प्रयास कर रहा है, ताकि अगर जब बारिश का सिलसिला और मूसलाधार बारिश का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो तो किसी भी तरह से अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को ना मिले, किसी भी तरह से अनियमितताएं ना देखने को मिल पाए और लोगों को बहुत बड़ी परेशानी ना हो, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो जल जमाव की स्थिति हो या फिर गंभीर बीमारियों की चपेट में कोई आम जनमानस ना आए, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया, क्योंकि आपको बता दें कि देश भर के तकरीबन 19 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। फिलहाल असम, उड़ीसा और झारखंड ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। कई लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और इसके साथ ही आधिकारिक तौर पर जो आंकड़ा सामने आया उसने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया। वो इसलिए क्योंकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। असम में तो बहुत बुरा हाल हुआ है, लोगों की जान माल को नुकसान हुआ है, संपत्ति को नुकसान हुआ है, लोगों के घर पूरी तरह से उजड़ गए हैं। पर्यावरण जो संरक्षित करने का विशेष अभियान चलाया जाता था वो भी फिलहाल काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त होता हुआ नजर आया। प्रणवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से लाइव। प्रणवीर, चूंकि देखिए देश भर के 19 राज्य जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 20 या फिर 60 तक ऐसे जिले हैं जहां पर यह कहा गया कि अलर्ट जारी किया गया है, येलो और ऑरेंज। फिलहाल प्रशासनिक अमले की तरफ से धरातल पर क्या तैयारी है? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि देश भर में 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट तो जारी है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो अभी बारिश है वो मौसम बादल हैं। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर बादल हैं और
कल से लेकर के अगर पिछले 2-4 दिनों की बात करें तो बारिश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं हुई है। हालांकि छिटपुट तरीके से अन्य जिलों में बारिश हुई है। और अगर किसान की बात करें तो किसान लगातार बारिश के इंतजार में है कि उत्तर प्रदेश में अगर बारिश होगा तभी कहीं ना कहीं जो धान का मौसम है वो जो है धान का फसल उनका हो सकता है, वरना जो है धान की फसल में बहुत दिक्कतें आ गई। अगर पूर्वांचल की बात करें तो धान की रोपाई करने के बाद बहुत से किसान हैं जो लगातार अपने खेतों में धान की रोपाई करने के बाद लगातार मशीन और नहर और नलकूप के माध्यम से पानी भर रहे हैं। हालांकि 19 राज्यों में अलर्ट जारी है, ओलावृष्टि का भी चेतावनी दिया गया है। उसको लेकर के शासन प्रशासन अलर्ट है। जो तराई क्षेत्र हैं और जो नदी और उसके किनारे बसे हुए हैं उनको साफ तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि अगर पहाड़ क्षेत्र में अगर कहीं बारिश होती है, पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसका पानी कहीं ना कहीं जो सरजू है, राप्ती है, घाघरा है, उन नदियों का जलस्तर बढ़ा देगी। तो ऐसे में वहां पर अलर्ट रखा गया है कि किसी भी प्रकार से अगर बाढ़ की स्थिति आती है या बारिश तेज होता है तो उनको तुरंत जो है निचले स्थान से हटा करके उनको ऊंचे बंधे पर या उच्च स्थान पर तुरंत उनको पहुंचाया जाएगा। वही नाव की व्यवस्था की गई है। गोंडा में अभी कुछ ही दिन पहले प्रतीक सिंह ने जो है जिला प्रशासन को बाढ़ क्षेत्र में चलने वाले वाहन को उन्होंने जिला प्रशासन को सुपुर्द किया है। तो अगर बात करा जाए अगर टोटल राउंड फिगर अगर बारिश को लेकर के बाढ़ को लेकर के अलर्ट तो 19 राज्य रखे गए हैं उत्तर प्रदेश सहित, लेकिन अभी बारिश की बिल्कुल रणवीर, और देखिए उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जो अलर्ट यहाँ पर रखा गया उसको लेकर धरातल पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। राज्य सरकार भी हर एक जिले में निगरानी यहाँ पर बनाए हुए है। लेकिन रणवीर, अगर हालात बेकाबू हो जाते हैं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, जो डूब क्षेत्र है अगर वहां पर पानी भर जाता है, बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो कई व्यवस्था की गई है। लेकिन जो नदी किनारे लोग बसे हुए हैं अपना आशियाना बनाते हुए, क्या उनको अलर्ट मोड पर रखा गया? क्या उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए गए प्रशासनिक अमले की तरफ से ताकि कोई बड़ा हादसा ना होने पाए? निश्चित तौर पर ऋतु जी, जिस तरीके से आप बता रही हैं, जिला प्रशासन ने व्यवस्था तो कर रखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी कोई भी नदी बाढ़ यानी कि खतरे के निशान से ऊपर नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन ने तैयारी कर रखी है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो एसडीएम है, जो क्षेत्राधिकारी है, जो लेखपाल है, सर्वे किया जा चुका है, वहां पर व्यवस्थाएं बना जा चुकी हैं। और किसी भी प्रकार से जो पशुपालक हैं उनको भी ये दिशा निर्देश दिया गया है कि वो पशुओं को लेकर के अपने उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे जैसे ही अलर्ट जारी किया जाएगा। राप्ती नदी से लेकर के घाघरा नदी अभी जो खतरे की निशान है उससे नीचे बह रही हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बारिश की बात किया जाए तो अभी तक बारिश औसत की अगर बात की जाए तो औसत से कहीं ना कहीं कम बारिश हुई है। हालांकि जो बाढ़ की स्थिति होती है वो जो पहाड़ी क्षेत्र ठीक है रणवीर, अब आने वाले समय में बारिश को लेकर किस तरह से हालात बनते हैं देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लोगों को भी अलर्ट और जागरूक किया जा रहा है। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया रणवीर आपका। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।